स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी को डिटेल में समझने के बाद अब इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हम रिएक्शंस के ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर आपने पिछले वीडियो में तो कहा था कि रिएक्शंस के जो ऑर्डर होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली निकलते, तो मैं अभी भी कह रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं। तो सर फिर इस वीडियो में क्या बताने वाले हो? इस वीडियो में अगर हमें किसी रिएक्शन का रेट डेटा दिया हुआ है, रेट डेटा मतलब अलग अलग समय पर हमें उस रिएक्शन का रेट बताया गया है या अलग अलग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर उस रिएक्टेंट का रेट बताया गया है, तो उन डेटा का इस्तेमाल करके हम ऑर्डर बता सकते हैं, क्योंकि वो जो डेटा मिला है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा ही मिला है हमको, लेकिन डेटा होना चाहिए। अब तुम बोलो सर मैं एक रिएक्शन आपको दे देता हूं सिंपल H2 + O2 gives H2, अब आप हमको बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं ऐसा ऑर्डर नहीं बता सकता, वो तो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। लेकिन अगर तुम मेरे को उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा दे देते हो, अब एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या चाहिए मुझको एक्सपेरिमेंटल डेटा में तुम उसके रेट का अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेट जो होते हैं वो रेट का डेटा दे दो, अलग अलग कंसंट्रेशन के हिसाब से मुझको रेट का डेटा दे दो कि उस रिएक्शन का रेट इस कंसंट्रेशन पर इतना था, तो फिर वही तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है और फिर उसी एक्सपेरिमेंटल डेटा के दम पर तो मैं ऑर्डर बता सकता हूं, तो भी तो एक्सपेरिमेंटली निकाल रहा हूं, तो उसको हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल डेटा बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? और उस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर तुम्हें ऑर्डर पता चल गया रिएक्शन का, तो एक बात और तय है कि तुम्हें रेट भी अगर पता करना है पूरी रिएक्शन का, क्योंकि जो डेटा आएगा वो तो स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया गया होगा, स्पेसिफिक टाइम पर दिया गया होगा और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे दिया गया होगा। लेकिन अगर तुम्हें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ओवरऑल बोले तो जहां से रेट रिएक्शन शुरू हुई थी और जहां खत्म हुई है, पूरे उस रिएक्शन की प्रोसीडिंग के दौरान आपको रेट निकालना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो भी निकाल सकते हो अगर आपको ऑर्डर पता चल जाएगा तो। मतलब इस वीडियो में काफी कुछ बातें होने वाली आपकी केमिकल काइनेटिक्स को लेकर, रेट ऑफ रिएक्शंस को लेकर, ठीक है। तो पता करते हैं पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब क्या कितने मेथड्स होते हैं ऑर्डर निकालने के? तो कई मेथड होते हैं। एक होता है इनिशियल रेट मेथड, एक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, एक है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड हालांकि आपको ऑर्डर नहीं बताएगा, ये सीधा हाफ लाइफ बताता है, वो सिर्फ आ गया है क्योंकि वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का ही एक हिस्सा होता है हाफ लाइफ पीरियड, जिसमें आप ये बताते हो कि कितना समय लगा रिएक्टेंट जो लिया था उसके बिल्कुल आधा कंसंट्रेशन खत्म होने में, कितना समय लग गया उसका बिल्कुल आधा कंसंट्रेशन खत्म होने में, वो हाफ लाइफ मेथड होगा, डिटेल में समझेंगे। देन कम्स द ग्राफिकल मेथड यूजिंग डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, और फिर हम लोग देखेंगे ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड अगर इसमें आप लोगों को जानना है तो इंटीग्रेटेड और हाफ लाइफ, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। दोनों एक ही पार्ट में आते हैं, हाफ लाइफ उसी का कैटेगरी में आता है इंटीग्रेटेड की। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है रेट लॉ को बताने में, रेट एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करने में। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो मेथड्स हैं ये सीधे ऑर्डर की नहीं है, मतलब ये कहना चाहती है कि ऑर्डर के साथ आप रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाल सकते हो, ये सीधा हमने वो मेथड के नाम रख दिए। अल्टीमेटली आपको डिटरमाइन क्या करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है, जो डिफरेंट कंडीशंस पे रेट ऑफ रिएक्शंस बता सकती है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना। बट अगेन मेरी बात को ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली निकलता है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा मेरे को प्रोवाइड कर दिया गया तो भी मैं ऑर्डर निकाल सकता हूं, क्योंकि तब भी मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं एक्सपेरिमेंटली निकाल रहा हूं। कैसे निकलते हैं एक एक मेथड देखते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर मैं एक एक मेथड पर आता हूं। स्क्रीनशॉट लो। नाउ एक एक मेथड देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के आधार पर रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन, अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है रिएक्टेंट का? भैया वो कंसंट्रेशन जो तुमने लिया है उसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन मानते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधार पर जो रिएक्शन का रेट बताओगे उसको बोल देंगे इनिशियल रेट मेथड और इनिशियल रिएक्शन रेट। मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधार पर पूरी रिएक्शन का रेट बता देगा, इसलिए इसको इनिशियल रेट मेथड नाम दिया गया, इस मेथड को इनिशियल रेट मेथड नाम दिया गया। अब तुम बोलोगे सर इनिशियल रिएक्टेंट के दम पर रेट बता देगा, ये तो सही है, लेकिन क्या ही रेट सही होगा?
जो रेट निकालेगा क्या वो सही होगा? नहीं भैया, वो सही नहीं है। इसलिए हम लोग दूसरे रेट लॉ मेथड पे गए, इसलिए हम लोग दूसरे रेट एक्सप्रेशन के मेथड पे गए, जैसे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पर हम लोग गए। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई रेट बता देगा तो वो रेट की एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग क्योंकि वो कंसंट्रेशन समय के साथ कम भी होगा। तो उसने तो शुरुआती कंसंट्रेशन देखकर बता दिया कितना रेट होगा, लेकिन पूरी रिएक्शन उसी रेट से चलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। हां, यह मान सकता हूं कि वो उस रेट से शुरुआती रिएक्शन जरूर चलेगी, रिएक्शन का शुरुआत का फेज जरूर चलेगा, लेकिन एक समय के बाद चूंकि रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी तो फिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगी। तो वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन को देखकर आपने रेट बताया था वो नहीं आएगा। मेरी बात समझ पड़ रही है आपको? मतलब ये तो वो बात हुई कि तुमने 5 घंटे की जर्नी को स्टार्ट किया और तुम्हारे जोश को देखकर स्टार्टिंग में जर्नी के कि तुम कितनी स्टाइल से गाड़ी में बैठे और गाड़ी में तुमने सीधा तीसरा गियर लगाया, पहला गियर भी नहीं लगाया। मान लो कार ड्राइव कर रहे हो, तीसरा गियर में गाड़ी उड़ाई, तो मैंने कह दिया यार तुम तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे, ऐसा चलोगे तो 5 घंटे की जर्नी तुम 2 घंटे में कवर कर लोगे। लेकिन मैं गलत हूं, क्योंकि तुम पूरे टाइम तो उतना जोश से नहीं चलोगे ना पूरी जर्नी में। आगे जाके तुम्हारा जोश ठंडा भी होगा, थोड़ी सी गाड़ी स्लो डाउन भी करोगे, रोकोगे, ढाबे पे चाय वाय भी पियोगे, सारे काम ताम झाम करोगे कि नहीं करोगे। तो वो मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, तुम्हारे शुरुआती स्पीड को देखकर पूरी जर्नी का रेट बता दो, ऐसा नहीं कर सकता। पूरी जर्नी की स्पीड नहीं बता सकता शुरुआती रेट पर। अगर बताता हूं तो वो इनिशियल रेट मेथड होगी जो कि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी। फिर भी बात कर लेते, क्योंकि इससे आप ऑर्डर तो निकाल सकते हो। इस मेथड से फायदा ही आप ऑर्डर निकाल सकते हो, और ऑर्डर मिल लिया ना तो काफी कुछ काम आ जाएगा आपको। रेट लॉ में ही रख लेना तो रेट आ जाएगा, क्योंकि रेट लॉ में भी आप ऑर्डर का इस्तेमाल करते थे। तो हम एक काम करते हैं, इससे ऑर्डर निकाल लेते हैं। इनिशियल रेट मेथड से ये होता है, और ऑर्डर कैसे निकलता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले, इट मेजर द चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ओवर टाइम। इट इज नॉट द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ सम रिएक्शंस। Although it is not the best method, but it measures the changes in the concentration of the reactants over time. तो ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बदलाव देखता है कुछ समय तक, इनिशियल समय तक कह सकते हो ऐसा। To overcome this problem, we adopt initial rate method. In this method, we measure initial rate of reaction because we know the initial concentration of reactant. अब हम क्या करते हैं? Measuring the change in the concentration of the reactant over time is not the best method for determining the rate of reaction. मतलब वो एक्चुअली यहां पर जो बात कर रहे थे, ये पुराने मेथड की बात कर रहे थे कि हम वो पुराने मेथड को क्यों छोड़कर आ गए। ये इनिशियल रेट मेथड पर नहीं था, मैंने इनिशियल रेट मेथड के रिस्पेक्ट में बोल दिया था, बट इनिशियल रेट मेथड के रिस्पेक्ट में नहीं है। ये जो पूरा बुलेट पॉइंट है, ये आपको पुराने मेथड की बात कर रहा है। पुराना मेथड याद है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें क्या बताया था, एक T1 टाइम से एक T2 टाइम तक के लिए आपने जो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन उनने ये कहा कि वो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर सर्टेन टाइम इंटरवल इज नॉट द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ सम रिएक्शंस, क्योंकि वो सिर्फ T1 और से T2 टाइम तक के लिए गई है, पूरे टाइम तक के लिए पूरी रिएक्शन की जर्नी पे नहीं गई है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने अडॉप्ट किया इनिशियल रेट मेथड। लेकिन ये तो और महान मेथड था। क्यों? क्योंकि इन दिस मेथड वी मेजर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज वी नो द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस मेथड से हम सिर्फ इनिशियल रेट निकाल सकते हैं रिएक्शन का। इनिशियल मतलब जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो क्या उसका रेट था, हम सिर्फ वो निकाल सकते हैं। बट अगेन ये मेथड भी आपको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देगा, इनिशियल दे देगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का आप उसको ऑब्जर्व करके इनिशियल रेट निकाल रहे हो। तो ये मेथड इनिशियल रेट दे देगा, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो नहीं देगा। और हमारा पर्पस ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का है। तो सर कौन सी मेथड देगी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो मैंने जिसपे स्टार बनाया था ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको ओवरऑल रेट देगी रिएक्शन का। लेकिन इनिशियल रेट मेथड से ऑर्डर निकल सकता है, वो मैंने बताया था, और उसी को निकालने की हम यहां मेहनत कर रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर इनिशियल रेट मेथड को डिस्कस करते हैं। अब आगे देखेंगे, इनिशियल रेट मेथड से हम ऑर्डर निकालते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन जिसमें A प्लस B प्लस C प्रोडक्ट बना रहे हैं, और A प्लस B प्लस C के प्रोडक्ट जो मोल्स हैं जो रिएक्ट करके रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो है A के N1 मोल्स, B के N2 मोल्स और C के N3 मोल्स। तो A के N1 मोल्स, B के N2 मोल्स और C के N3 मोल्स, ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। अब सपोज order with respect to A, B and C is A, B and C respective। मतलब जो A, B और C ये एटम भी हो सकते हैं,
ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उनके मोल्स तो N1 N2 N3 है, लेकिन इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, जो एक्सपेरिमेंटली निकलता, उसको अज्यूम कर लिया कि वो विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में वो ए स्मॉल ए होगा, बी एटम या मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में वो स्मॉल बी होगा, और सी एटम और मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में वो स्मॉल सी होगा। तो फिर इसका रेट एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया जा सकता है, सिंपल। ये रेट एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया जा सकता है। ये रहा रेट एक्सप्रेशन। क्या दे दिया? रेट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए, बी टू द पावर स्मॉल बी एंड सी टू द पावर स्मॉल सी। रेट फिर ऐसे ही दे देंगे। ये बन गया रेट। अब इनिशियल रेट मेथड का इस्तेमाल करके आप ऑर्डर कैसे निकालते हो ये देखना। मतलब अब मुझे चाहिए ए बी सी की वैल्यू। पूरा पर्पस मेरा ये है अब से कि मेरे को ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने मान लिया ए बी सी है, लेकिन ये है क्या ऑर्डर, ये बताओ। तो सुनो, अब first of all we will take the two different initial concentrations of A, keeping the concentrations of B and C constant. The initial rates of the reactions are determined as follows. अब मैं क्या करूंगा, मैं रिएक्शन को होने दूंगा और ये मानूंगा कि A का कंसेंट्रेशन ही चेंज हो रहा है। मानना नहीं, मतलब समझना मेरी बात को। मैं सिर्फ A का कंसेंट्रेशन का चेंज ही ऑब्जर्व करूंगा, कीपिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी एज कांस्टेंट। तो मैं बी और सी के कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखूंगा और ए का कंसेंट्रेशन का चेंज ऑब्जर्व करूंगा। कैसे? पहला आर नॉट रेट निकाल रहा हूं फर्स्ट कंडीशन पे, जिस समय उसका कंसेंट्रेशन ए का A1 था। A1 कोई भी एक कंसेंट्रेशन मान लिया, बी का बी था, सी का सी था, तो A1 रेज टू द पावर ए इंटू बी रेज टू द पावर स्मॉल बी, सी इंटू रेज टू द पावर स्मॉल सी। और फिर कोई दूसरा कंसेंट्रेशन देखा ए का, थोड़े टाइम के बाद वो कंसेंट्रेशन चेंज हुआ होगा। अब जो ए का पहले 1 था, A1 कंसेंट्रेशन था, अब उस ए का कंसेंट्रेशन A2 हो गया होगा। ये रहा A2। बी और सी का चेंज नहीं हुआ। ये दो मेरे पास डिफरेंट रेट एक्सप्रेशंस आ गए। ये दो मेरे पास डिफरेंट रेट एक्सप्रेशंस आ गए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये दो रेट एक्सप्रेशंस को हम लेंगे और इन दोनों रेट एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर देंगे। पूछो डिवाइड करने से क्या होगा? जो चीजें कांस्टेंट है वो कट जाएंगी और जो चीजें कांस्टेंट नहीं है उनकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, सारी बात एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब मैं आपको यहीं बता देता हूं एक बार और कि मैं करने क्या वाला हूं। मेरे पास पहला आर नॉट 1 आ गया, आर नॉट 1 आ गया, किसके बराबर? K टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A1 टू द पावर A, कंसेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B एंड कंसेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। मेरे पास R नॉट 2 कितना आ गया? R नॉट 2, यानी कि सेकेंड टाइम जब कंसेंट्रेशन चेंज हुआ है तो K A2 टू द पावर A, कंसेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B स्मॉल b एंड कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल C टू द पावर स्मॉल c। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो अब देखो, ये कंसेंट्रेशन ऑफ B और कंसेंट्रेशन ऑफ B कैंसिल, कंसेंट्रेशन ऑफ C और कंसेंट्रेशन ऑफ C पूरे कैंसिल, K से KB कैंसिल। क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया R नॉट फर्स्ट रेट अपॉन R नॉट सेकेंड रेट इज इक्वल टू A1 टू द पावर A डिवाइडेड बाय A2 टू द पावर A। A1 टू द पावर A अपॉन A2 टू द पावर A। अब इसके बाद क्या कर सकता हूं? इसके बाद दोनों तरफ लॉग ले सकता हूं। दोनों की पावर अगर A है तो होल पावर A बना सकता हूं। मतलब मैं इन दोनों को एक कॉमन पावर में ऐसा लेकर होल पावर A कर सकता हूं और दोनों तरफ लॉग ले सकता हूं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। कैसे? लॉग ऑफ R1 और R नॉट बाय R नॉट, बट दिस इज R नॉट 1 एंड दिस इज R नॉट 2,
और आई कैन राइट सिंपल R01 डिवाइडेड बाय R02 विल बी इक्वल टू, अब इस पे लॉग लगाऊंगा तो ये पावर नीचे आ जाएगी, तो इट विल कम आउट हियर ए लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2, यह आ जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए की, वैसे तो मुझे एबीसी तीनों की चाहिए, लेकिन फिलहाल मैंने अभी ए की वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू देख लो कैसे क्या आ गई, ए विल बी इक्वल टू, देख लो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए विल बी इक्वल टू, ये यहां रहेगा तो इट विल बिकम लॉग R01 बाय R02 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ A1, concentration of A1 by concentration of A2, by concentration of A2। आप A इधर ही रखो, इस लॉग को इसके डिवाइड में ले आओगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये बन गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ये बन गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका A की वैल्यू बता रहा है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है जो आपका A की वैल्यू बता रहा है। इसी तरीके से जैसे मैंने A1 चेंज किया और B और C के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, इसी तरीके से आप B को चेंज कर दो और A और C के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखो तो आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप C के कंसंट्रेशन को चेंज करो, A और B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखो तो आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। आखिरी में कुछ मत करना, B की कुछ वैल्यू आ जाएगी, C की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ऑर्डर क्या निकलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल कम आउट टू बी A प्लस B प्लस C, तो ये रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, खत्म बात, ये निकलता है ऑर्डर। अभी अगली स्लाइड में यही चीज एक्सप्लेन की गई है जो मैंने यहां पर कैलकुलेशन की है, बट मुझे करके बताना था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पूरा। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी इसका। सो क्लियर हुआ बच्चों ये? अब देखो यही चीज करी है उनने, इसके बाद क्या करा, दोनों को डिवाइड करना है, याद है आपको, इन दोनों को डिवाइड करना है, अपने को इन दोनों को डिवाइड करना है, तो ये वैल्यूज सब कैंसिल हो गई, के से के कट गया तो ये बचे सिर्फ वैल्यूज, फिर दोनों तरफ लॉग लिया होगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं आपको फिर से एक बार, ये चीज देख लो आप। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये सब, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, के से के भी कैंसिल, तो के से के कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, A01 अपॉन A02 होल टू द पावर A इक्वल टू R01 बाय R02, ये आपकी कंसंट्रेशन बचे। दोनों साइड उनने फिर क्या ले लिया, ऑन टेकिंग लॉग और बोथ साइड्स, तो आपने लॉग इस साइड भी ले लिया, लॉग इस साइड भी ले लिया, इससे आपको ये की वैल्यू मिल गई। यही वैल्यू मेरे पास भी आई थी जो मैंने पहले आपको बताई थी, यही वैल्यू सेम आई है। ठीक है, सिमिलरली the values of B and C can also be calculated and hence order of reaction will be A plus B plus C, यही order of reaction होगा जो मैंने आपको कहा था कि आप इस तरीके से order of reaction निकाल दोगे। तो अल्टीमेटली आपको A, B और C तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज मिलेंगी, तीनों को ऐड करके आपको A plus B plus C यानी कि करके आपको order of reaction मिलेगा। क्लियर हो गया? अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ठीक है ये तो डेरिवेशन था तो समझ में आ गया, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यूज रखनी होंगी तो कैसे करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग एग्जांपल के साथ जिसमें हम लोग ऑर्डर उस रिएक्शन का निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन अगेन एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली निकलता है। तो ये जो कंसंट्रेशंस की वैल्यूज है और जो डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे डिफरेंट रेट्स है वो डेटा मेरे पास होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन में मेरे पास वो डेटा होगा। बात करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब आगे, ये रहा वो क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन दिया गया है, रिएक्शन कोई बता ही नहीं है, उन्होंने सिंपल रिएक्शन रख ली, बहुत सिंपल रखी है, A प्लस बी प्रोडक्ट देता है, A प्लस बी विल गिव यू P, दैट मींस A प्लस बी विल फॉर्म अ प्रोडक्ट, तो A प्लस बी आपको प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, A और B दो रिएक्टेंट्स हैं, ए का कंसंट्रेशन यहां दिया हुआ है, 4 इंस्टेंस पे दिया गया ऐसा बोल सकते हो, बी का कंसंट्रेशन भी आपको 4 पॉइंट पर दिया गया है, 4 इंस्टेंस पे दिया गया है, और ये इनिशियल रेट है, ये इनिशियल रेट मतलब ए नॉट है उन्हीं 4 पॉइंट पर, मतलब उस इनिशियल रेट पर जब ए इतना कंसंट्रेशन था तो वो इनिशियली कितना दिख रहा था हमको उसका रेट,
ये वो इनिशियल रेट है। ये डेटा देखो आपको दिया है, ये डेटा दिया है ना आपको, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, यही वो डेटा है जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ये ना होता तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी निकाल ही ना पाते, कभी नहीं निकाल पाते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकलता है ना। तो भैया ये डेटा हमें एक्सपेरिमेंट से ही मिला है, तो अब निकाल सकते हो ऑर्डर। अब इसमें आप इनिशियल रेट मेथड का इस्तेमाल करके आप ऑर्डर निकाल सकते हो। इनिशियल रेट तो ये हो गए, ये आपको बता दिया इनिशियल रेट, एक्सपेरिमेंटली पता किया कि जब ए का कंसंट्रेशन इतना था, बी का इतना था, तो उसका रेट इतना था, जब ए का इतना था, बी का इतना था, तो उसका रेट इतना था। ये सबके इन कंसंट्रेशंस पर इनिशियल रेट का डेटा हमारे पास है। रेट डेटा जो मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, रेट डेटा होना चाहिए, ये वो रेट डेटा है। अब आप ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। अभी क्वेश्चन है सिर्फ ये, सॉल्यूशन अगली स्लाइड्स में आएगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालकर बताने वाला हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब देखो कैसे, आपने ले लिया a प्लस बी गिव्स सी, मतलब सी मान लो, या चलो प्रोडक्ट p मान लेते हैं, ज्यादा अपन इसको चेंज नहीं करते अपनी रिएक्शन में, इसको मैंने प्रोडक्ट मान लिया, इट्स p, ठीक है। सो a प्लस बी गिव्स यू p एंड नाउ कंसिडरिंग द एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4। अब पूछो 1 और 4 एक्सपेरिमेंट में क्यों कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि देखो तुम्हें जो रेट का रिएक्शन है, अगर मैं बोलता हूं a प्लस बी गिव्स p, तो रेट का एक्सप्रेशन जो है वो होगा k टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ a टू दी पावर अल्फा, और व्हाट वी कैन से टू दी पावर p, मैं ऐसा कर लेता हूं, p के फॉर्म में ले लेता हूं, p एंड कंसेंट्रेशन ऑफ b टू दी पावर q। और इस हिसाब से ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, p प्लस q, क्या होगा रिएक्शन का ऑर्डर होगा। So that will be the order of reaction. So order of reaction will be equal to P plus Q. ये रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो मुद्दा है P और Q निकालने का। अब P कब निकलेगा, जब B के कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखोगे और A के दो कंसेंट्रेशन ऐसे लोगे जहां वो चेंज हो रहे हैं। और Q कब निकलेगा, जब A का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखोगे और B के वो कंसेंट्रेशन लोगे जहां B चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। Q की वैल्यू तब निकलेगी जब B कैंसिल आउट नहीं होगा, B रहेगा, A हो जाएगा, तो A कांस्टेंट होगा इसलिए हो जाएगा। P कब निकलेगा, जब A रहेगा और B कट जाएगा, और B का कब कटेगा, B कैंसिल आउट कब होगा, जब B कांस्टेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक बार A को कांस्टेंट रखना है, एक बार B को कांस्टेंट रखना है। पहले इन्हें क्या करा, एक्सपेरिमेंट 1 और 4 डेटा लिया। अब पूछो 1 और 4 डेटा क्यों लिया। अब देखो वापस से क्वेश्चन देखो, ये रहा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और ये रहा एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तुमको दिख रहा है इसमें B कांस्टेंट है, क्योंकि B का कंसेंट्रेशन 0.1 है और B का कंसेंट्रेशन 0.1 है। फर्स्ट और फोर्थ में देखना है बस। तो B कैंसिल आउट हो जाएगा, और B अगर कैंसिल आउट हो गया तो Q उड़ गया, Q उड़ गया मतलब P बच गया, तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। और A वेरिएबल है, देखो 0.1 है और 0.4 है, तो देखो ये वेरिएबल है, इसलिए उनने फर्स्ट और फोर्थ का डेटा लिया है। मेरी बात समझ में आ गई, वापस आ जाओ। कंसेप्ट समझ में आया ना, फर्स्ट और फोर्थ क्यों लिया। बस अब अपन देख लेते हैं फर्स्ट और फोर्थ में करना क्या। देखो यहां पर फर्स्ट और फोर्थ में करना क्या, अब अपन ये समझ लेते हैं। तो रेट एक्सपेरिमेंट 1 में कितना है, 6 इंटू 10⁻³ ये भी दिखा देता हूं। रेट फर्स्ट और उसमें कितना है, 6 इंटू 10⁻³ और फोर्थ में 2.4 इंटू 10⁻²। ये डेटा याद रखना, ठीक है। वापस आ जाओ, 6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 0.1 p रेज टू द पावर p एंड 0.1 रेज टू द पावर q, क्योंकि उस समय a का कंसेंट्रेशन क्या था 0.1 और b का भी कितना था 0.1। देख लो, सारी चीजें बार बार दिखाता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। A का कंसेंट्रेशन 0.1, B का कंसेंट्रेशन 0.1 और रेट इनिशियल रेट 6 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। यही डेटा हमने रखा है यहां पर, 6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर P एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Q। ये एक इक्वेशन बन गई। फोर्थ एक्सपेरिमेंट देखो, तो 2.4 इंटू 10⁻² रेट है, A का कंसेंट्रेशन 0.4 है और B का कंसेंट्रेशन 0.1 है। ये देख लो, A का कंसेंट्रेशन 0.4 है, B का कंसेंट्रेशन 0.1 है एंड रेट इतना है। मिल गया आपको ये रेट भी, मिल गया रेट भी।
2.4 इंटू 10⁻²। तो ये आपका इक्वेशन। क्या करना है, दोनों को उठाकर डिवाइड मार दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। 0.1Q से 0.1Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, क्या बचा, 0.1Q से 0.1Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बची है, और 0.1 रेज टू द पावर P और 0.4 रेज टू द पावर P बची है। मतलब अब देखो क्या वैल्यू बची है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एंड 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अच्छा, 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 को मैं 24 इंटू 10 रेज टू पावर -3 भी कर सकता हूं ना। पहले 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 था, तो मैंने इसको 24 इंटू 10 रेज टू पावर -3 कर लिया, बात एक की है। और इस साइड क्या किया है, 0.1 रेज टू द पावर P डिवाइडेड बाय 0.4 रेज टू द पावर P। तो इसको होल पावर में लगा सकता हूं, तो ये होल पावर हो जाएगी। सो इट विल बिकम 0.1/0.4 होल रेज टू द पावर P। तो ये होल रेज टू द पावर P आ गया। अब क्या होने वाला है यहां पर, ये और ये कैंसिल, 6 1 6 4 24, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 0.1/0.4, मतलब ये भी 1/4 है, तो दिस इज ऑल्सो 1/4 होल टू द पावर P, होल टू द पावर P। कंपेयर कर लो, तो इससे कंपेयर करोगे तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी, मिल गई P की वैल्यू। P की वैल्यू जो है वो 1 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ P। सो P की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, P इज कमिंग आउट टू बी 1, P इज इक्वल टू 1, ये आ रही है P की वैल्यू यहां पर। तो P की वैल्यू मिल गई। अभी ऑर्डर का आधा हिस्सा हो गया है, क्योंकि ऑर्डर था P प्लस Q, तो हमें P की वैल्यू एटलीस्ट मिल गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही सारे कैलकुलेशंस आपको आगे की स्लाइड में मिलने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का, आगे की स्लाइड में फिर से बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर हम देखेंगे दोनों रेट्स लिखे हुए हैं, तो ये रेट को डिवाइड कर दिया, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 की इक्वेशन को। अब देखो 0.1Q से 0.1Q यहां कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 0.1Q से 0.1Q यहां कैंसिल हो जाएगा, और K से K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0.1 रेज टू द पावर P अपॉन 0.4 रेज टू द पावर P, और ये बचेगा पूरा टर्म। तो ये पूरा टर्म आ गया 1/4 इज इक्वल टू 0.1 रेज टू द पावर P अपॉन 0.4 रेज टू द पावर P। अब इसको भी 1/4 होल रेज टू द पावर P लिख सकते हैं। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो P की जो वैल्यू मिलने वाली है वो P की वैल्यू 1 मिलने वाली है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज 1। P की वैल्यू 1, मतलब P क्या था, रेट के एक्सप्रेशन में अगर याद हो आपको, तो रेट वॉज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर P लिख दिया था मैंने, और कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर Q लिख दिया था। तो अगर मेरे को P की वैल्यू मिल गई है 1 है, मतलब मेरे को A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल गया है, मतलब मुझे मिल गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो A के रिस्पेक्ट में है वो कितना है, 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे को 1 मिल गया है। संपट पड़ी मेरी बात। अब सेम में B के रिस्पेक्ट में जो Q का ऑर्डर है, Q ऑर्डर है, वो Q ऑर्डर निकालूंगा, Q की वैल्यू निकालूंगा। तो अब मुझे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट का डेटा लेना पड़ेगा जिसमें A कांस्टेंट होगा ताकि वो कट जाए, और B वेरिएबल होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट होगा सेकंड और थर्ड। दिखाता हूं डेटा, सेकंड और थर्ड में A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट निकलेगा और B वेरिएबल निकलेगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का। देखो यहां पर सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट देख लो। ए कांस्टेंट है 0.3 और 0.3, बी वेरिएबल है 0.2 और 0.4, तो बी बच जाएगा, ए अब इस बार कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले बी कांस्टेंट था फर्स्ट और फोर्थ में, देखो तो इसलिए बी कैंसिल आउट हो गया था और ए बच गया था। अब ए कांस्टेंट है तो ए कट जाएगा और बी बच जाएगा। तो हमें सेकंड और थर्ड ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपन वहां पर यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कुछ क्लियर है? तो जल्दी से अब अपन क्या करते हैं, उसी समान Q की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां तक P की वैल्यू निकाली थी। नाउ कंसीडरिंग एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये रेट है इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 0.3 की पावर P, क्योंकि A का कंसेंट्रेशन 0.3 और Q का कंसेंट्रेशन 0.2 है।
एंड 2.88 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसमें इक्वल टू के 0.3 रेज़ टू द पावर पी, क्योंकि जो ए का कंसेंट्रेशन है वो 0.3 है और बी का कंसेंट्रेशन 0.4 है। अब क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया दोनों को, ये दोनों को डिवाइड कर दिया। अब बताओ के से के कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। 0.3 रेज़ टू द पावर पी एंड 0.3 रेज़ टू द पावर पी कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। सिर्फ ये एक्सप्रेशन बच गया और क्यू वाले एक्सप्रेशन बच गए। 7.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 अपॉन 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। मेरी बात को ध्यान से देखना, इसको भी हम 28.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 लिख सकते। मतलब देखो इधर, ये तो सब कैंसिल हो गए, तो क्या बचा वो लिख देता हूं। 7.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 2.88 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 होल टू द पावर क्यू। 2.88 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 है, तो एक काम करते हैं, डेसिमल यहां सरका देता हूं और यहां 10 की पावर -2 डाल देता हूं। डेसिमल यहां सरकेगा तो ये 28.8 हो जाएगा। क्यों किया पता है ऐसा? क्योंकि ये 1 टाइम और ये 4 टाइम। 10 रेज़ टू पावर -2 से 10 रेज़ टू पावर -2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? अब देखो 1/4 इज इक्वल टू 0.2/0.4 मतलब 2/4 होल टू द पावर क्यू, and 2/4 is nothing but 1/2, so I can write it as 1/2. अब 1/2 रेज़ टू द पावर क्यू है इक्वल टू 1/4 है, तो मैं क्या इस एक्सप्रेशन को 1/2 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर क्यू कंपेयर कर सकता हूं? आप बिल्कुल कर सकता हूं, और जब कंपेयर करूंगा तो क्यू की वैल्यू 2 मिल जाएगी। सो क्यू विल कम आउट टू बी 2। दैट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, with respect to B is coming out to be 2। तो with respect to B इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ऑर्डर की 2 आ गई, Q की वैल्यू 2 आ गई। स्क्रीनशॉट लो, अभी आगे बताता हूं। तो आपको B का ऑर्डर भी मिल गया, ये पूरा कैलकुलेशन है, और आपको Q की वैल्यू फाइनली 2 मिल रही है। Q की वैल्यू 2 मिल रही है, thus the order of reaction with respect to B is 2। with respect to B is 2। रेट क्या था? K टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर P इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर Q, यही रेट था। तो अब रेट का नया फॉर्म जिसमें आप P और Q की वैल्यू डालोगे, K कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 क्योंकि P की वैल्यू 1 आई, और B रेज टू द पावर 2 क्योंकि Q की वैल्यू 2 आई। ये आपका रेट एक्सप्रेशन आ गया। मैंने कहा था ना, ऑर्डर पता चल जाएगा तो रेट पता चल जाएगा, रेट लॉ के हिसाब से रेट एक्सप्रेशन आ गया। कोई पूछो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो भी बता देना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद हो अगर आपको, तो मैंने लिखा था इट वाज P प्लस Q। सो P की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस 2, सो इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो भी थी A प्लस बी गिव्स P, कोई रिएक्शन तो पता ही नहीं थी, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि वो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की थी। तो वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाएगी, क्योंकि 1 + 2 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, जो उस रिएक्शन का ऑर्डर बताएगा। और देखा, इस तरीके से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं रिएक्शन का। लेकिन अगेन रेट डेटा हमें चाहिए था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकलता है, तो हमको इनिशियल रेट डेटा दिया गया था, जो कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे दिया, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिया गया था, और इस वजह से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने में मदद मिली, और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालकर रख दी, जो कि 3 आ रही है, यानी कि रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की है। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे इसी बात को और देखेंगे एक बार, और फिर हम लोग अगले मेथड की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहीं पर यह चीज बताई गई है, रेट इज इक्वल टू के A टू दी पावर P इंटू B टू दी पावर कंसेंट्रेशन और B टू दी पावर Q। P इज 1 एंड Q इज 2, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑर्डर आएगा वो P प्लस Q यानी कि 3 आएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यूज विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो यही एक्सप्रेशन मैंने आपको रेट का लिखा है, और ऑर्डर इसका 3 आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। नाउ तो ये थी हमारी कौन सी? इनिशियल रेट मेथड। जो अभी तक हमने देखी बच्चों, वो कौन सी मेथड देखी? इनिशियल रेट मेथड देखा बहुत डिटेल में।
लेकिन अब इनिशियल रेट मेथड सही मेथड नहीं है। रीजन बीइंग एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन को देखकर पूरी रिएक्शन का रेट आप नहीं बता सकते। जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, आप ऑर्डर निकाल सकते हो, ऑर्डर से आप रेट लॉ के एक्सप्रेशन से रेट निकाल सकते हो, लेकिन वो इनिशियल रेट जो निकल रहा है वो उस कंसंट्रेशन के लिए माना जाता है कि वो पूरी रिएक्शन के लिए निकलेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन को देखकर आप पूरी रिएक्शन का रेट नहीं बता सकते। फिर आपको जरूरत पड़ी एक दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड जो आया वो आया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मेथड। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मेथड, और ये एक्चुअली रेट लॉ और एवरेज रेट का कॉम्बिनेशन है। आप इसको ऐसा कह सकते हो, डिफरेंशियल रेट मेथड जो है वो रेट लॉ और एवरेज रेट में जो आप डिफरेंस इन कंसंट्रेशन अपॉन डिफरेंस इन टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम का पुराना फॉर्मूला यूज करते थे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसमें क्या है एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, A moles of A reacting with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. Now the reaction rate of above equation is given by, अब रेट कैसे देंगे इसको? एवरेज रेट कहता था अगर बहुत ही स्मॉल टाइम का रेट निकालना है तो -1 by A into dA, that is change in concentration of A, dA, that is change in concentration of A, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम dt कर लो। ये आपको रेट दे देगा क्योंकि पर मोल निकला है, और ये सभी पूरी रिएक्शन का रेट देगा। निकाल ए के रिस्पेक्ट में रहे हो, लेकिन हम ये बात कर चुके हैं जब डिवाइड बाय ए कर देते हो तो ये पूरी रिएक्शन का रेट देगा क्योंकि पूरी रिएक्शन को हम एक मोल के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक है, और रेट लॉ कहता है कि ये किसके इक्वल होगा? ये रेट लॉ कहता है कि रेट, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर, इट शुड बी एनीथिंग लाइक अल्फा एंड B टू द पावर बीटा, क्योंकि A और B पर चल रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली मिला कि A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा पे मिलेगा, तो उन्होंने कहा इसको इक्वल कर दो, तो इट विल बी इक्वल, क्योंकि ये भी रेट है और ये भी एक तरीके से रेट है। तो आपने दोनों को इक्वल कर दिया, तो A की पावर अल्फा इंटू B की पावर बीटा आपको मिल रहा है। अब ये जो इक्वेशन बन गई, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको डिफरेंशिएट करके लाए हो, आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, बल्कि dA by dt लिखा हुआ है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया, और बोला गया कि सर ये भी रेट आपको दे सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इससे भी आप पूरी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हो, क्योंकि ये एवरेज रेट है और ये रेट लॉ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये। So the reaction rate of above equation is given by this formula. It is known as differential rate equation. इस equation को आप differential rate equation का नाम देते हो, differential rate equation, ये equation हो गई। हालांकि सिर्फ ये equation से आपको रेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें आपने टाइम इंटरवल नहीं चूज किया, आपने बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल चूज किया dt। अब अगर आप चाहते हो कि आप पूरी ओवरऑल रिएक्शन निकालो, और ओवरऑल रिएक्शन मतलब शून्य टाइम से शुरू हुई हो और पूरे कंप्लीट टाइम जब तक वो रिएक्शन चली है तब तक का टाइम इंटरवल के दौरान अगर आप रेट निकालना चाह रहे हो, मतलब तब तक आप रेट निकालो, तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर टाइम लिमिट में इंटीग्रेट कर दोगे तो उस पूरे टाइम इंटरवल के दौरान का ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन वो दे देगा। कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन वो दे देगा? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप कर्व भी नहीं बना सकते, कोई ऐसा कोई प्लॉटिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। मानता हूं दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें कहीं भी रेट एक्सप्रेशन आप नहीं निकाल सकते। दूसरा, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाकर दे दी है। इसको जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करते तब तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई काम नहीं आएगा। और इंटीग्रेट क्यों करना है? क्योंकि dt टाइम तक रिएक्शन नहीं चली है। यहां पर जो आपने टाइम इंटरवल लिया है वो dt टाइम इंटरवल लिया है, तो dt टाइम तक नहीं गई है, ये जीरो टाइम से फाइनल टाइम तक गई है रिएक्शन। तो हमें जीरो टाइम से फाइनल टाइम तक का ओवरऑल रिएक्शन का रेट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, जो इंटीग्रेट करने पर मिलेगी, जो इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन से मिलेगी। इसलिए इसी इक्वेशन को हम अगली मेथड में इस्तेमाल करते हैं, जिस मेथड का नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।
और वो इक्वेशन, वो रेट इक्वेशन हमें एग्जैक्टली सही रेट बताती है किसी भी रिएक्शन का, क्योंकि वो इंटीग्रेट करके बनी है, क्योंकि वो जीरो समय से लेकर फाइनल समय तक के लिए पूरी रिएक्शन ओवरऑल टाइम के लिए रेट बताएगी, इसलिए उसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोला गया है, और या उसको ओवरऑल रिएक्शन रेट बताने वाली इक्वेशन बोला गया है। क्लियर है? तो वैसे इसका कोई अभी सेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की है, यहां पर अकेला कोई सेंस नहीं है, इसको इंटीग्रेट में हम जब इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन रेट मेथड में, तब ये बहुत काम की इक्वेशन है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें। नाउ आगे चलते हैं। सो ये बताया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन is not convenient to determine the rate law and order of reaction। वो रेट लॉ भी नहीं डिटरमाइन कर सकता और ऑर्डर तो बिल्कुल बता ही नहीं सकता, ऑर्डर का तो कुछ लॉजिक ही नहीं था। ऑर्डर हमने अभी तक सिर्फ अपना इनिशियल रेट मेथड से देखा है, तो अभी तक हमको कोई भी डिफरेंशियल रेट से नहीं मिला। रीजन, द इंस्टेंटेनियस रेट हैज टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टाइम t बाय द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब ये क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि इसमें जो इंस्टेंटेनियस रेट निकल रहे हैं dA by dt, वो कैसे निकलेगा? वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो कर्व बनेगा उसके टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा उससे निकलेगा। मतलब इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टाइम t बाय द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना मैंने बताया था। अगर आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, अगर आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, दिस इज कंसंट्रेशन, और टाइम ग्राफ बनाओ, और मान लो ये ग्राफ आपने बनाया है किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले शुरुआत में ज्यादा होगा, उसके बाद डिक्लाइन होगा तो कम होगा। यहां से एक टेंजेंट बनेगी, ये एक पॉइंट है, जैसे टी डैश पर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट पर, तो आपने ये पॉइंट मार्क कर लिया और इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ये टेंजेंट जहां कट करेगी इस एक्सिस को, ये टेंजेंट जहां कट करेगी इस एक्सिस को, वो पॉइंट मार्क कर दिए। लेट दिस पॉइंट बी O A एंड दिस पॉइंट इज B। तो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस रेट कैसे आएगा t डैश टाइम पर? इंस्टेंटेनियस रेट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस स्लोप। Tangent of this slope means tan theta, and what is tan theta? Perpendicular upon base, so it is OA upon OB। ये इंस्टेंटेनियस रेट निकलता है t डैश टाइम पर ऐसा स्लोप करके, तो ये आपको dA by dt देगा। फिर ये इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा इट इज इक्वल टू dA by dt। तो ये dA by dt निकालने के लिए आपको ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर कर्व का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए ये मेथड को आप अप्रोप्रिएट नहीं मानते। और फिर dA by dt तो सिर्फ इंस्टेंटेनियस निकलेगा, हमें इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए, हमें जीरो टाइम से t टाइम तक के लिए चाहिए। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन सही मेथड नहीं है। दूसरा, इट डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स भी नहीं आते उससे। लेकिन क्यों नहीं आते एक्यूरेट रिजल्ट्स? क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल तक है, और छोटे टाइम इंटरवल तक जो रेट है जरूरी नहीं है कि पूरे जीरो टाइम से टी टाइम तक वही रेट रहा होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी 1 बजे से 6 बजे तक आप एक जर्नी ट्रैवल कर रहे हो, मान लेते एक जर्नी पे चल रहे हो आप, और आपकी गाड़ी 5 घंटे में 200 किलोमीटर चल रही है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन 3:15 बजे मान लो आपकी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर थी। 3:15 बजे एग्जैक्ट जब घड़ी में 3:15 हुए थे, तो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 70 किलोमीटर पर आवर। तो 70 किलोमीटर पर आवर तो इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। क्या ये इंस्टेंटेनियस रेट पूरी जर्नी पर लागू होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या आपकी गाड़ी, पूरी गाड़ी हर समय 5 घंटे की जर्नी में 70 की स्पीड से चली थी? क्या नहीं चली थी। कभी आपको खाली रोड मिली होगी तो अपनी स्पीड तेज भी की होगी, कभी ट्रैफिक मिला होगा तो स्लो भी किया होगा, कभी ढाबे पर रुके होंगे, चाय वाय भी पी होगी, किया होगा सारे काम। 70 किलोमीटर पर आवर तो उस 3:15 पर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। पूरी जर्नी तो आपकी एक, मैंने बताया ना, 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ट्रैवल की गई है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट आप एक्यूरेट नहीं मान सकते। पहली बात क्लियर हो गया। और दूसरी बात, आपको ये जो कर्व मिलेगा dA by dt इंस्टेंटेनियस का, जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करोगे, वो उसके स्लोप के टेंजेंट से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो आपने उसका टेंजेंट ड्रॉ किया है, जो टेंजेंट मतलब उस लाइन को टच करेगा, उसके स्लोप से आपको मिलेगा वो चीज, क्यों, विच इज इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है।
तो वो टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे उसके स्लोप से मिलेगा, इसलिए यहां पर आप इस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सी? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जो पहले हमने इक्वेशन लिखी है। तो फिर उस इक्वेशन को क्या करें? उस इक्वेशन को उठाओ और उस इक्वेशन को उठाकर डाल दो कहां पर? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। क्यों? उसको इंटीग्रेट कर मारो। कहां से कहां तक? जहां से जर्नी आपने शुरू की थी और जहां जितने समय में आपने जर्नी खत्म की है, मतलब रिएक्शन जहां से शुरू हुई है वो टाइम और जितने टाइम में वो खत्म हुई है फाइनल टाइम, आप इंटीग्रेट कर दो। डिफरेंशियल इक्वेशन जब इंटीग्रेट करके आएगी तब वो सही रिजल्ट देगी और वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपको पता चलेगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बात कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये था हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तक का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देख रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाने वाले हैं और अलग से वीडियो उस पर पूरा हर ऑर्डर की रिएक्शंस का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये था अब तक के इस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने इनिशियल रेट मेथड और डिफरेंशियल रेट मेथड, दो मेथड्स को डिटेल में समझ लिया है। दोनों मेथड वैसे किसी काम की नहीं है। तीसरी जो मेथड आने वाली है वो आने वाली है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो बहुत काम की है, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री चल ही रहा है, बायोलॉजी हो, आपका एसएसटी हो, फाउंडेशन क्लासेस में एसएसटी हो या हायर क्लासेस के एसएसटी हो, आपके कोई से भी सब्जेक्ट हो, हिंदी और संस्कृत लैंग्वेजेस हो, इंग्लिश लैंग्वेजेस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारी सब्जेक्ट के हर चैप्टर की प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज बनी हुई है magnetbrains.com पर। आप magnetbrains.com पर लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चैप्टर, चैप्टर के बाद टॉपिक, आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको हर टॉपिक्स की वहां पर दिख जाएंगी। और उनसे जुड़े हुए अगर कोई नोट्स होंगे तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक